Welcome you all in the online classes of Bishop Academy, and your theory of fourth chapter will be finished. And now we shall discuss some important numerical problem based on chapter 4. The first question is based on the magnetic field due to circular ring along its axial direction, and this is two coaxial circular loop L1 and L2 having radii 3 cm and 4 cm. This is 3 cm and 4 cm as shown in figure. What should be the magnitude and direction of the current in loop L2? इस L2 में करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, सो दैट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O विल बी जीरो. O पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो वो जीरो हो. तो सबसे पहले हम बात करें, अगर इसमें करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यदि इस सेंटर के टुवार्ड हो, तो अगर इसमें भी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी आगे की तरफ होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा. इसलिए दूसरे वाले कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो करंट का डायरेक्शन है वो अपोजिट होना चाहिए. तो जो डायरेक्शन की बात कहा है तो L2 में जो करंट का डायरेक्शन होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए इन कंपेयर टू L1, या यूं कहें कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें क्लॉकवाइज होना चाहिए. हमने डायरेक्शन तो पता कर लिया, अब जो है इसका करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा इसको अब पता करते हैं. हो गया, ये हमें O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो पहले L1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो L2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के अगर इक्वल हो जाए और डायरेक्शन अपोजिट होगा ही, जैसा कि मैंने करंट जो है अपोजिट ले लिया है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू L1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू L2 के इक्वल हो जाए तो आपका जो है टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड O पर जीरो होगा. तो उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये फार्मूला होता है टू द पावर 3/2. ओके, यहाँ पर भी आपका फार्मूला लिखोगे तो म्यू नॉट आई रेडियस ए स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2. ये आपका फार्मूला है. वैल्यू पुट करते हैं, देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा. यहाँ करंट I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ सपोज कर लेते हैं करंट I2 फ्लो हो रहा है. इसका रेडियस A1 है, इसका रेडियस A2 है. डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है आपका यहाँ पर. तो ध्यान रखेंगे, जहाँ पर रेडियस 3 सेंटीमीटर है डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो ये x1 हमने नाम दे दिया, इसको x2 नाम दे दिया. ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं. I1 का वैल्यू गिवन है 1 एम्पियर है, रख देते हैं 1 इंटू A1 यानी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.03 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा. x1 का वैल्यू 4 है, यहाँ पर पहले के सेंटर से O की जो दूरी है वो 4 है, तो 4 को हम चेंज करेंगे 0.04 स्क्वायर प्लस A1 का वैल्यू है 0.03 स्क्वायर टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू, यहाँ I2 आपको पता करना है. A2 का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर यानी कि 0.04 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल ही हो गया. x2 का वैल्यू है 0.03 होल स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 0.04 होल स्क्वायर टू द पावर 3/2. यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें I2 का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 0.56 एम्पियर. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगा I2 का वो
0.56 एम्पियर मिलेगा. इट्स ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिख जाएगा वहाँ से. देयर इज अ वायर shown in the figure which carries current of 10 ampere. Determine the magnitude of the magnetic field at the center O. O सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. चूंकि पूरे वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है वो म्यू नॉट I अपान 2 पाई R होता है, लेकिन यहाँ पर जो वायर है वो उसका पूरा पार्ट नहीं है हमारे पास, उसका कुछ ही पार्ट है. तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि कितना पार्ट हमारे पास है. उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क अपान रेडियस. ओके. एंगल की वैल्यू अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो टोटल एंगल है 360 होता है, उसमें से 90 निकालेंगे 270 बचेगा. 270 को हम लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2. ओके. आर्क लेंथ हम सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट से लेकर के वहाँ तक का जो लेंथ है वो सपोज कर लेते हैं L है, और रेडियस हम सपोज कर लेते हैं R है हमारे पास. ओके. हाँ, 3 सेंटीमीटर रेडियस दिया भी है, बाद में उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. अभी फ़िलहाल यहाँ से L की वैल्यू अगर हम सब्जेक्ट करें तो मिल जाएगा 3 पाई R अपान 2. ये हमारा L का वैल्यू हो गया. अब हमारे पास बायो-सेवर्ट लॉ यूज़ करें और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें तो म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान R इंटू L. ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है आपका I स्क्वायर है. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम वैल्यू तो म्यू नॉट अपान 4 पाई का जो वैल्यू होता है वो 10 टू द पावर -7 होता है, इनटू करंट यहाँ पर है 10 एम्पियर गिवन है. ओके. रेडियस का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर करेंगे 0.03 मीटर में चेंज करके स्क्वायर कर लेंगे. L का वैल्यू है, अभी R का वैल्यू रहने देते हैं, यहाँ पर कैंसल हो जाएगा. अभी 3 पाई R अपान 2. R से एक R कैंसल हो गया. बाकी वैल्यूज़ को हम सब कर लेते हैं सॉल्व. 10 टू द पावर -7 इंटू 10 अपान R इज इक्वल्स टू 0.03 इंटू 3/2 इंटू पाई मीन्स 22 upon 7. After solving this, we have 1.57 into 10 to the power -3 Tesla. This is the magnetic field at the center of this ring. It's okay? तो हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने पता कर लिया कि पूरे वायर का कितना पोर्शन अवेलेबल है, और उस पोर्शन पर हमने ये फार्मूला लगा दिया म्यू नॉट अपान 4 पाई I R स्क्वायर इंटू L. ये आपका फार्मूला होता है जब कोई पार्ट में दिया हो रिंग तो. ठीक ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 16 और 17 दोनों में कंटिन्यूअस पूछा गया है. Here were 2 identical coils P and Q, each of radius R, lying in perpendicular planes such that they have a common center. इन दोनों के जो सेंटर हैं वो कॉमन है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ द 2 coils इफ दे कैरी करंट इक्वल टू I एंड √3I. तो देखिए करंट हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर. दोनों वायर्स में जो करंट फ्लो हो रहे हैं वो I है और दूसरे में है √3I. इट्स ओके. दीज आर द 2 करेंट्स. इनका रेडियस हम खुद ही लेट कर लेते हैं. लेट द रेडियस बी R. मैंने रेडियस इसका R सपोज कर लिया
क्योंकि दिया और नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपको पता है किसी भी सर्कुलर रिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो उसके एक्सियल डायरेक्शन में होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। पहला आपका जो रिंग है Q है, इसलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है BQ से। दूसरा जो रिंग है वो P है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा। तो सबसे पहले हम BP और BQ की वैल्यू को पता करते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू रिंग Q, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू रिंग Q, और इसका नाम हम B1 रख देते हैं। सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू नॉट I अपान 2 पाई R होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है आपका। अब इसमें करंट का वैल्यू I ही गिवन है और रेडियस हमने R ही सपोज किया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ये हो जाएगा, यही B1 का वैल्यू यही मिल जाएगा आपको, इक्वेशन 1। अब जो है 2R होता है, मान ली पाई नहीं होता है यहाँ पे, म्यू नॉट I अपान 2R। ओके, तो ये हो गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट रिंग की वजह से, जिसका डायरेक्शन वहाँ BQ के अलॉन्ग है। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड पता करते हैं B2, इसका भी फार्मूला होगा म्यू नॉट I, करंट का वैल्यू यहाँ पर है √3I, तो करंट I की जगह हम √3I प्लेस कर देंगे अपान 2, रेडियस R ही लेंगे क्योंकि दोनों रिंग आइडेंटिकल हैं, पहले ही लाइन में दिया हुआ है, और रेडियस कैपिटल R दिया भी है, सॉरी यहाँ पे कैपिटल R रेडियस दिया हुआ है, तो हम बस इसको कैपिटल R कर देंगे। ओके, उससे भी आंसर आता लेकिन स्मॉल r के टर्म में आता, चूँकि गिवन है तो कैपिटल R लिख लिए। अब बात आती है कि दो वेक्टर्स का हमें क्या करना है, वेक्टर सम करना है। दोनों वेक्टर्स का हमें वेक्टर सम करना है, बिकॉज they are in two different directions, and you know when the two vectors are perpendicular to each other, the resultant magnetic field B is equals to under root first vector square plus second vector square. Okay, the value of B1 is equals to म्यू नॉट I upon 2R, म्यू नॉट I अपान 2R होल स्क्वायर प्लस B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट √3I अपान 2, म्यू नॉट I को पहले लिख लेते हैं, √3 को बाद में, अपान 2R होल स्क्वायर। यहाँ पर म्यू नॉट I अपान 2R, म्यू नॉट I अपान 2R ये कॉमन है और स्क्वायर भी है ऊपर, तो बाहर आ जाएगा, ये रूट से बाहर निकल जाएगा स्क्वायर होने की वजह से। म्यू नॉट I अपान 2R ये हमने बाहर कर लिया, रूट में बचेगा आपका, यहाँ पर पूरा का पूरा टर्म निकल गया, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, प्लस यहाँ पर √3 स्क्वायर बचेगा, जिसका स्क्वायर करने पर 3 होगा ये, ठीक है। आफ्टर समिंग दिस इज 3 एंड 1 4 होगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 म्यू नॉट I अपान 2R, 2 कैंसल्ड ईच अदर, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपान R, म्यू नॉट I अपान R। दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज, देखिए जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच का रिजल्टेंट हम पता करते हैं tan थीटा, यहाँ पर दिया भी है, दो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो थीटा डिग्री है BQ से, तो थीटा एंगल है हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा BP अपान BQ। BP का वैल्यू यहाँ पर, BP का वैल्यू है, हमने लिया है इसको 2, ये है आपका म्यू नॉट √3I अपान 2R डिवाइडेड बाई BQ का वैल्यू यहाँ पर है, ये फर्स्ट को हमने BQ माना था, ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपान 2R म्यू नॉट I कैंसिल, अंडर √3 और थीटा का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। तो BQ
इस बी क्यू मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री डायरेक्शन पे आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा बी का वैल्यू। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है और कई सालों में पूछा भी गया है। A straight thick long wire of uniform cross section, सर दिखाई दे रहा है? A straight thick long wire of uniform cross section of radius a, ये एक आपका वायर है जिसका रेडियस आपका a है। देखिए ये पूरा a दिया हुआ है, जो ये थोड़ा पिंक कलर का है ये पूरा वायर है आपका। Carrying a steady current I, use Ampere's circuital law to obtain the relation showing variation of the magnetic field inside and outside the wire with distance r is less than a and r is greater than a, यानी कि r जब जो है वायर के अंदर हो, less than a का मतलब a से छोटा हो, और जब बाहर हो, of the field point from the center of its cross section and plot the graph of showing variation b with the distance r। तो देखिए आपको पूछा क्या गया है, सबसे पहले ये आपका एक वायर है जो ये पिंक कलर इस दिख रहा है, ये इसका पूरा क्रॉस सेक्शन है, इसका रेडियस a है। अब आपको दो ऐसे पॉइंट चूज करने हैं कि एक जो वायर के बाहर हो जिसको 2 नाम दिया हुआ है, पॉइंट 2 है वायर से बाहर, और दूसरा पॉइंट आपको लेना है जो वायर के अंदर हो, और इन दोनों जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और उनके बीच जो है एक ग्राफ भी प्लॉट करना है वेरिएशन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड पता करते हैं। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2, जो पॉइंट 2 है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो हमने यहां पर एक एम्पियरियन लूप ड्रॉ किया है जो डॉट 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 करके दिख रहा है। तो एम्पियरियन लूप ड्रॉ करेंगे और एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे। आपका होता है बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, नेट करेंट यहाँ पर हम लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम, चूंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम स्मॉल एलिमेंट लें तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, स्मॉल एलिमेंट इधर, तो एंगल की वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। सॉरी, वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो है सर्कुलर होता है। ठीक, वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है, स्मॉल एलिमेंट भी उसी के डायरेक्शन में होगा, तो इनके बीच एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये बी डॉट डी एल को हम लिख सकते हैं बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट टोटल करंट फ्लो रहा है वाई, क्योंकि जब ये एम्पियरियन लूप आप लोगे बाहर वाला तो ये पूरा का पूरा करंट इसके अंदर है, तो नेट करंट आई हो जाएगा यहाँ पर। बी लाइन इंटीग्रल क्या होगा, ये जो एम्पियरियन लूप जो डॉटेड लाइन है इसका लाइन इंटीग्रल होगा 2 पाई आर, आर रेडियस लिया गया है तो 2 पाई आर हो जाएगा इसका पूरा, म्यू नॉट आई। अब यहाँ से बी का वैल्यू हम लेते हैं तो ये मिल जाएगा हमें म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया आउटसाइड। ठीक है, अब हम मैग्नेटिक फील्ड पता करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर, यानी कि एट पॉइंट 1, ये पॉइंट 1 है आपका। अब यहाँ पर ये आपका जो अंदर डॉटेड लाइन है ये एम्पियरियन लूप है, यहाँ पर भी हम फार्मूला यूज़ करें तो यहाँ तो फिर हमें बी डी एल ही मिलने वाला है, म्यू नॉट आई नेट। अब यहाँ नेट करंट की बात करें तो जो ये वायर है पूरा करंट आई इसमें फ्लो हो रहा है, लेकिन अब हमें सिर्फ जो है ये जो डॉटेड लाइन है इसके अंदर कितना करंट है वो पता करना है। तो जो डॉटेड लाइन के अंदर करंट पता करना है तो उसके लिए हम करते क्या है, टोटल करंट जो आई फ्लो हो रहा है, जो ये टोटल करंट यहाँ पर आई है वो पूरे वायर में है, यानी कि टोटल करंट की बात करें हम पता करने की
तो पाई ए स्क्वायर एरिया में आई करंट फ्लो हो रहा है। तो यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो होगा? यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो होगा 1 यूनिट एरिया में जो करंट होगा वो आई अपान पाई ए स्क्वायर होगा। तो हमारा जो एरिया है वो स्मॉलर है, ये भी आर ही है। तो आर रेडियस में एरिया में कितना होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर रेडियस में एरिया में कितना करंट होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें पाई आर स्क्वायर से, आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपान पाई ए स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे नेट करंट की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, म्यू नॉट आई अपान पाई ए स्क्वायर। ये हो गया यूनिट एरिया में करंट, और हमें पता करना है पाई आर स्क्वायर एरिया में, तो मल्टीप्लाई कर दिया। बी ये डीएल, यानी कि इसका जब हम पूरा लाइन इंटीग्रल करेंगे तो ये फिर आएगा आपका 2 पाई आर। जो कैंसिल होने वाले हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पाई से पाई कैंसिल, और एक आर जो है एक आर को कैंसिल कर देगा, ठीक है। b इक्वल्स टू मिल जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई अपान 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर। ये मैग्नेटिक फील्ड आपका हो जाएगा सेकेंड पॉइंट पर, ये फर्स्ट पॉइंट पर था, ओके। अब जो है इनके बीच रिलेशन हमसे पूछा हुआ है, वेरिएशन पूछा हुआ है। तो वेरिएशन के लिए ग्राफ ड्रा करते हैं। सपोज कर लेते हैं ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट किया गया है, इस पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इधर की तरफ जो है डिस्टेंस है, यानी कि R, ठीक। ये जो वैल्यू है ये R इज इक्वल्स टू A है, यानी कि सरफेस का वैल्यू है। आइए ज़रा देखते हैं, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है, जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, वो देखा जाए तो ये सारे वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं, B के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। B जो है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आउटसाइड, और इनसाइड में क्या है, B जो है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो इनसाइड में सबसे पहले चलते हैं, यानी R जैसे जैसे इंक्रीज होगा B का वैल्यू इंक्रीज होगा और एक पीक वैल्यू तक पहुंचेगा, यानी कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। अब आउटसाइड की बात करें तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो ये आपका ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। ये आपका ग्राफ होता है B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो ये आपका ग्राफ बनेगा, और इसी बिहाफ पर यहाँ पर वैल्यू चेंज करके यहाँ पे रेशियो पूछा हुआ है, सेकेंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट A/2 एबव द सरफेस ऑफ द वायर। तो सरफेस से A/2 पर जाना है, तो R के प्लेस पर हम पुट कर देंगे A प्लस A/2, टोटल लेंथ हो जाएगा A प्लस A/2, और बिलो A पूछा हुआ है तो A माइनस A/2 रख देंगे, तो हमें जो है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।